सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल और वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, इस वाली वीडियो में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे हमारे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 1 के इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। सो इस सीरीज़ में हम लोग फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के सारे इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन। तो हम लोग अभी यूनिट 1 में चल रहे थे और अब हम लोग थोड़ा आगे प्रोसीड करेंगे। तो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के यूनिट वाइज अब हम लोगों को यूनिट 1 में आगे प्रोसीड करना है। तो यूनिट 1 के हम लोगों के पास है, यूनिट 2 के पास, और सारे यूनिट वाइज हमारे पास सारे क्वेश्चन है, तो हम लोग वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। ओके, सो यूनिट 1 में जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जो ये यूनिट 1 थी वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो यूनिट 1 में जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे वो थे, पहला क्वेश्चन व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ सॉल्युबिलिटी, ये हम लोगों ने कवर कर लिया था। फिर था सेकंड क्वेश्चन व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सॉल्युबिलिटी, वो कवर कर लिया था। एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ये भी हम लोगों ने कवर कर लिया था। अब हम लोग को थर्ड वाला करना है। थर्ड वाला वो है डिस्क्राइब रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ को डिस्क्राइब करना है सबसे पहले कि रॉल्स लॉ होता क्या है और हम लोग इसे मतलब कि क्या इसके एप्लीकेशंस है, हम लोगों को इसके एप्लीकेशंस बताने और इसके लिमिटेशंस बताने। तो सबसे पहले हम लोग को डिस्कस करना है कि रॉल्स लॉ होता कैसे क्या है और क्या इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, क्या ग्राफ है। फिर उसके बाद बताने हैं उसके एप्लीकेशंस की, इसके एप्लीकेशंस का कहाँ कहाँ हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और फिर उसके बताने हैं लिमिटेशंस क्या कि क्या क्या इसकी लिमिटेशंस है। ओके, तो तीन चीज़ें हम लोग को बतानी है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, राउल्स लॉ बहुत ही इजी लॉ है। इसमें एक मैथमेटिकल लॉ है जो गैस से रिलेटेड है। तो ये रहा आपका राउल्स लॉ। तो दोस्तों बता दूं कि ये गैस से रिलेटेड है, गैस मतलब कि गैसेस सिस्टम से रिलेटेड है, और इसमें होता है, काम आता है वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर मैं आपको बताऊंगा अभी क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये राउल्स लॉ गैस से रिलेटेड है और वेपर प्रेशर में इसमें इसका इन्वॉल्वमेंट है ना। तो पढ़ते हैं क्या है, थोड़ा सा ले लेते हैं। द पार्शियल वेपर प्रेशर PI of each component in a solution is directly related to the mole fraction of the component in a liquid and vapor pressure of the pure component. Okay, अब दोस्तों देखिए, थोड़ा सा वो देता हूँ कि कहते हैं उसको बैकग्राउंड। सो दोस्तों, अगर आप समझिए कि आपके पास एक कंटेनर है, बड़ा सा कंटेनर है। ओके, और आपके पास इधर दो गैसेस हैं, एक है A, ठीक, और दूसरी है B गैस। एक गैस है A और दूसरी गैस है B। तो क्या होगा कि A अब गैस है तो एक्सपेंड करेगी, तो A अपना एक्सपेंड करेगी और इस जो कंटेनर की वॉल में कुछ प्रेशर लगाएगी, क्योंकि गैस है एक्सपेंड करेगी तो कंटेनर के वॉल में कुछ प्रेशर लगाएगी। B भी गैस है, B भी एक्सपेंड करेगी और इस कंटेनर के में कुछ प्रेशर लगाएगी, है ना। तो ये दोनों ही गैस मिल के इस कंटेनर की वॉल में प्रेशर लगाएंगी, ठीक है। तो मैंने किया क्या, इस कंटेनर की वॉल में मैंने एक मैनोमीटर जोड़ दिया, अब मैनोमीटर होता क्या है, मैनोमीटर दोस्तों प्रेशर चेक करने के लिए होता है कि प्रेशर कितना है, ठीक है। आपको पता होगा मैनोमीटर से हम लोग प्रेशर चेक करते हैं। तो मैनोमीटर लगा दिया। अब मैनोमीटर मुझे क्या रीडिंग देगा, मैनोमीटर मुझे रीडिंग देगा कि इस जो कंटेनर है, जो ये कंटेनर पूरा है, इस कंटेनर की वॉल में कितना प्रेशर आ रहा है, ये मैनोमीटर मुझे बता देगा। अब ये मैनोमीटर मुझे बताएगा क्या, ये मैनोमीटर मुझे बताएगा दोनों गैसेस के सम का प्रेशर। ये बताएगा कि कुछ P प्रेशर आ रहा है, जिसको मैं P टोटल लिख दे रहा हूँ अभी, P टोटल। उस P टोटल की वैल्यू क्या होगी, A प्लस B, क्योंकि दोनों को बताएगा ना, क्योंकि प्रेशर तो दोनों ही गैसेस डाल ली। अब मैनोमीटर ये थोड़ी ना जान पाएगा कि भाई A का कितना है B का कितना है, वो तो टोटल प्रेशर बताएगा। तो मैनोमीटर क्या बता पाएगा कि A प्लस B का टोटल वेपर मतलब कि टोटल प्रेशर जो बताएगा वो A प्लस B दोनों का होगा। वो इंडिविजुअली नहीं बता पाएगा कि A का कितना है और B का कितना है, मैनोमीटर इतना कैपेबल नहीं है। मैनोमीटर मुझे बता पाएगा कि दोनों का वेपर प्रेशर कितना है ना। और जो मैनोमीटर जो बताएगा उसी को कहते हैं दोस्तों हम लोग वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर कुछ नहीं होता, वही जो गैस, जितनी भी वेपर प्रेशर क्या होता है दोस्तों, कोई भी गैस हो A और B, तो ये इस कंटेनर की वॉल में कितना प्रेशर लगा रही हैं, इसी को कहते हैं दोस्तों वेपर प्रेशर। और अगर आपको लैब में अगर किसी गैस का वेपर प्रेशर चेक करना है तो सिंपल यहाँ पे आप मैनोमीटर लगा दीजिए। लैब में मैनोमीटर्स होते हैं, वो आपको मैनोमीटर ये आपको आराम से वेपर प्रेशर चेक करके दे देगा। और वेपर प्रेशर जो होगा, मान लीजिए वो P टोटल हुआ तो वो A प्लस B का होगा, ठीक। तो ये हो गया वेपर प्रेशर। एक और चीज़ मुझे आपको बतानी है, वो चीज़ है कि अगर मान लीजिए एक मैंने फिर से कंटेनर लिया, लेकिन इस बार मैंने सिर्फ A गैस ली, सिर्फ और सिर्फ A गैस। तो मैंने एक कंटेनर लिया, मान लीजिए इतना बड़ा छोटा सा कंटेनर है और उसमें मैंने A गैस ली,
ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ मैंने ए ली, बी लिया ही नहीं, बी लिया ही नहीं, मैंने खाली खाली गैस ली, तो ये ए गैस एक्सपेंड करेगी और इस प्रेशर पे कुछ लगाएगी, है ना, प्रेशर लगाएगी। फिर मैंने इस पे बगल में लगा दिया मैनोमीटर। मैनोमीटर अब मुझे क्या बताएगा, मैनोमीटर मुझे बताएगा प्रेशर जो सिर्फ और सिर्फ ए का है, सिर्फ और सिर्फ ए का ही बताएगा, क्योंकि जो मैनोमीटर जो प्रेशर बताएगा, मान लीजिए वो पी है, वो सिर्फ और सिर्फ ए का बताएगा, ठीक है। इसे दोस्तों कहते हैं प्योर प्रेशर ऑफ ए। ध्यान रखिए दोस्तों, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसे कहते हैं जो पी आएगा, पी ए, जो पी ए है, या आप बोल सकते हैं पी स्टार, या बोलिए आप पी ए, या बोलिए आप पी स्टार, बात एक ही है, ठीक है। तो पी ए और पी स्टार कुछ नहीं, सेम है। क्या है पी ए पी स्टार? प्योर प्रेशर ऑफ ए, सिर्फ और सिर्फ ए का वेपर प्रेशर, बी में कुछ इंवॉल्वमेंट नहीं, सिर्फ और सिर्फ ए का वेपर प्रेशर। तो इसे कहेंगे पी ए बोलिए चाहे पी स्टार बोलिए, ये होगा प्योर प्रेशर ऑफ ए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। फिर से मैंने वही काम किया, एक कंटेनर लिया, इस बार मैंने बी लिया, गैस बी लिया, और सिर्फ और सिर्फ बी लिया, प्योर बी, ठीक है। और फिर से मैंने इधर एक मैनोमीटर लगा दिया। मैनोमीटर लगाते ही इसने मुझे बताया एक प्रेशर जो मैं बता रहा हूँ पी बी बोलिए, ठीक है, या बी स्टार बोलिए, बात वही है, ठीक है। कुछ भी बोलिए, अभी आप उसमें मजे कि क्या बोल रहे हैं, लेकिन बात समझिए है क्या। तो जो भी ये मैनोमीटर बताएगा मुझे, वो होगा प्योर प्रेशर ऑफ बी, सिर्फ और सिर्फ बी का प्रेशर। तो पहले मैंने बताया प्योर प्रेशर ऑफ ए, वो मैंने अभी पिछली बार बताया जस्ट कुछ सेकंड पहले। अभी मैं बता रहा हूँ प्योर प्रेशर ऑफ ए, और जो सबसे पहले मैंने बताया था, वो मैंने बताया था प्रेशर जो है पी टोटल, जो मैंने बताया था पी टोटल, वो क्या था, ए और बी दोनों का प्रेशर, ए और बी दोनों का प्रेशर। तो ये आपका वो बेसिक क्लियर हो गया, बैकग्राउंड क्लियर हो गया। अब आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि अब आप इसको समझ सकते हैं। फॉर अ सोल्यूशन ऑफ टू लिक्विड, दो लिक्विड का मैंने सोल्यूशन लिया, ए और बी, देन द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ पी, टोटल वेपर प्रेशर जो मैंने पी टी लिखा था, टोटल वेपर प्रेशर, मान लिया कि उस कंटेनर में मैंने ए भी ले लिया, बी भी ले लिया, जो टोटल प्रेशर आ रहा है उसको इन्होंने लिया है पी, जो टोटल प्रेशर है इसको उन्होंने माना है पी, ठीक है। तो जो टोटल प्रेशर है इज इक्वल टू द वेटेड सम ऑफ प्योर वेपर प्रेशर। ध्यान देखिए, जो मैंने बताया था प्योर वेपर प्रेशर, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बताया था प्योर वेपर प्रेशर, है ना। प्योर वेपर प्रेशर का मतलब क्या है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं गैसेस का वेपर प्रेशर ऑफ द टू कंपोनेंट्स पी ए एंड पी बी, दस द टोटल प्रेशर विल बी। अब ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए थोड़ा। तो जो दोस्तों ये पी है, जो ये P है, ये है आपका P टोटल, मतलब कि A और B दोनों को मिला के जो है P है, जो दोस्तों A और B दोनों को मिला के है। और ये दोस्तों आपको ये जो PA दिख रहा है ना, P स्टार A, यही है दोस्तों आपका प्योर वेपर प्रेशर, जो मैंने अभी आपको बताया था, अभी जस्ट प्रीवियसली बताया, वही है इसका A का प्योर वेपर प्रेशर, सिर्फ और सिर्फ A का। और ये जो P स्टार B देख रहे हैं, ये भी दोस्तों बी का प्योर वेपर प्रेशर है, प्योर, बात समझ सकते हैं ना आप, क्या है, प्योर वेपर प्रेशर है, ठीक है। और ये जो आप एक्स ए और एक्स बी देख रहे हैं, ये जो एक्स ए देख रहे हैं आप, ये एक्स ए देख रहे हैं, ये दोस्तों है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये है दोस्तों मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। और ये जो एक्स बी देख रहे हैं, ये एक्स बी, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, सॉरी। सो जो ये एक्स ए है, ये दोस्तों है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और ये जो आपका एक्स बी है, ये है दोस्तों आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो इस फॉर्मूले से आप आराम से निकाल सकते हैं कि टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा। अगर आपको टोटल वेपर प्रेशर निकालना है तो आप सिंपली क्या करें, उस जो भी कंपोनेंट है आपका, जैसे कि जो यहाँ पे ए कंपोनेंट था, तो ए कंपोनेंट का सबसे पहले प्योर वेपर प्रेशर निकाल लीजिए और उसका मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। फिर उसके बाद बी का प्योर प्रेशर निकालिए और बी का मोल फ्रैक्शन निकालिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अभी जो दोनों आपने टर्म्स निकाले हैं, इन दोनों को आप कर दीजिए ऐड, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो आपको जो है पी टोटल मिल जाएगा। पी टोटल मतलब कि टोटल वेपर प्रेशर,
ओके, अब दोस्तों इस फॉर्मूले से आप एक और काम कर सकते हैं। इस एक और काम भी आप ये कर सकते हैं कि समझिए कि मैंने आपको पी टोटल दे दिया। अगर आपके पास पी टोटल आपके पास आ गया कि मेरे पी टोटल आ गया आपके पास, मैंने आपको कुछ वैल्यू दे दी कि मान लीजिए कुछ भी वैल्यू दे दी, मान लीजिए वाई दे दी वैल्यू कि पी टोटल की वैल्यू जो है वो वाई है ना। अब मुझे बताना है कि भाई सिर्फ और सिर्फ एक का कितना पार्शियल प्रेशर है, सिर्फ और सिर्फ एक कितना लगा रहा है। तो सिंपल है, खाली क्या करिए आप, क्या करिए, खाली P का जो प्योर A का जो प्योर प्रेशर है वो ले लीजिए और उसका जो मोल फ्रैक्शन है वो ले लीजिए बस। तो आपका इसका पार्शियल प्रेशर सिर्फ और सिर्फ A का निकल आएगा। तो दोस्तों बस इतना आपसे पूछा नहीं जाएगा, वैसे मैं ऐसे ही बता दिया है, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला समझना है कि हर एक टर्म ये है क्या। ओके, सो वही है, वही यहाँ पे भी लिखा हुआ है, A is the mole fraction of component A and B is the mole fraction of component B। बस सिंपल यही है कि अगर आपको टोटल वेपर प्रेशर निकालना है तो आप सिंपल क्या करिए, PA निकालिए और XA निकालिए, दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करिए और PB निकालिए और उसका मोल फ्रैक्शन निकालिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और दोनों टर्म्स को आप ऐड कर दीजिए तो आपका टोटल वेपर प्रेशर निकल आएगा। यही रॉल्स लॉ ने बताया था। बस सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है नहीं है। ओके, सो रॉल्स लॉ आपको आप समझ में आया होगा, आई होप, है ना। तो आपको समझ में आया होगा कि वेपर प्रेशर क्या है, प्योर वेपर प्रेशर क्या है। ओके ओके, सो अब पढ़ते हैं लिमिटेशंस की, जिससे दोस्तों मैंने बताया रॉल्स लॉ है ना। लेकिन रॉल्स लॉ जो है ये हर मतलब कि हर लिक्विड पे हर गैस पे काम नहीं करता है, कुछ स्पेसिफिक काम करता है और वो हम पढ़ते हैं क्या है, कब कब ये काम नहीं करता है ना। तो सबसे पहला है इट अप्लाइज टू ओनली वेरी डाइल्यूट सोल्यूशंस। तो डाइल्यूट सोल्यूशंस पे काम करता है, अगर आप बहुत कंसनट्रेटेड लेंगे तो उस पर काम नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट है दिस अप्लाइज टू सोल्यूशन कंटेनिंग ओनली नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जो होते हैं उन्हीं के लिए काम करता है। ओके, एंड देन this does not apply to solute that dissociate or associate within the particular solution। so दोस्तों मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, dissociate मतलब होता है टूटना, dissociate मतलब होता है टूटना। तो आप ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको ये फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में कई बार पूछा जा सकता है कि डिसोसिएशन और एसोसिएशन क्या होता है। डिसोसिएट मतलब होता है टूटना, पार्टिकल्स का टूटना। जैसे कि अब जो मैंने सोल्यूशन लिया A है ना, अब A पार्टिकल से बना होगा, जाहिर सी बात है ना, सोल्यूशन पार्टिकल से बना होगा तो पार्टिकल्स टूट भी सकते हैं, है ना। तो वो नहीं होना चाहिए, अगर पार्टिकल्स टूट रहे हैं तो ये रॉल्स लॉ फॉलो नहीं होगा। एसोसिएट का मतलब होता है जुड़ना, अगर पार्टिकल्स एक साथ जुड़ भी रहे हैं तब भी काम नहीं होगा। मान लीजिए A के कुछ पार्टिकल्स हैं और B के कुछ पार्टिकल्स हैं, अब दोनों भाई जुड़ जा रहे हैं तो बात नहीं बनेगी, तब रॉल्स लॉ नहीं काम करेगा। तो ना तो यहाँ पे कोई एसोसिएशन, ना तो वो एसोसिएट होने चाहिए, ना वो डिसोसिएट होने चाहिए, ना टूटने चाहिए ना जुड़ने चाहिए। ये रॉल्स लॉ की लिमिटेशन है, तभी काम करेगा वरना ऐसे काम नहीं करेगा। ओके, फिर दोस्तों क्या है कि अब पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल सोल्यूशन की। आइडियल सोल्यूशन क्या होता है? आइडियल मीन्स जो आइडियल, बच्चों सुना होगा कि ये आइडियल स्टूडेंट है, मतलब कि जिसमें कोई कमी ना हो। ओके, सो आइडियल सोल्यूशन ओबे रॉल्स लॉ। तो अगर आपको कोई आइडियल सोल्यूशन जानना है कि कोई सोल्यूशन आइडियल है कि नहीं, है ना, तो उसको अगर आप रॉल्स लॉ अगर वो फॉलो कर रहा है तो वो आइडियल सोल्यूशन है, वरना वो नहीं। तो आपको अगर जानना है कि कोई सोल्यूशन आइडियल है कि नहीं, तो सिंपल आप उस पर रॉल्स लॉ अप्लाई करिए। रॉल्स लॉ अगर वो अप्लाई हो रहा है तो वो आइडियल है, वो नहीं हो रहा तो नहीं है। ओके, नेक्स्ट आइडियल सोल्यूशन कैरेक्टरिस्टिक है कि कोई भी हीट एब्जॉर्ब नहीं हो रही है और इवॉल्व नहीं हो रही है। तो ना तो कोई हीट निकल रही है ना कोई हीट एब्जॉर्ब हो रही है, और नो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन और मिक्सिंग, और कोई भी एक्सपेंशन नहीं हो रहा है और कोई भी कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन मीन्स बढ़ना, कॉन्ट्रैक्शन मीन्स सिकुड़ना। तो ना तो सोल्यूशन एक्सपैंड कर रहा है ना सोल्यूशन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ओके, अब जो इसका उल्टा होता है आइडियल सोल्यूशन, तो आपने जान लिया क्या होता है कि आइडियल सोल्यूशन मतलब कि ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करने चाहिए, ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें फॉलो करने चाहिए। लेकिन हम लोग जब रियल लाइफ में देखते हैं तो ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स कई सारे सोल्यूशन में फॉलो नहीं होती हैं और उन्हें कहते हैं नॉन आइडियल या रियल सोल्यूशंस। तो दो नाम है, कुछ लोग कहते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशंस और दूसरा नाम है रियल सोल्यूशंस, जो रियलिटी में फॉलो हो, जो मतलब कि रियलिटी में हम लोग को मिलते हैं, और दूसरा नाम है नॉन आइडियल। ओके, सो दोस्तों ये ग्राफ है, सो पढ़ते हैं।
क्या है, द सॉल्यूशंस विच डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ ओवर इंटायर रेंज ऑफ कॉम्पोजिशन आर कॉल्ड नॉन आइडियल सोल्यूशन। मतलब कि सिंपल वही है इसका मतलब कि जो सोल्यूशंस रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं वो रियल सोल्यूशंस कहते हैं या नॉन आइडियल सोल्यूशंस कहते हैं। ओके, और जो इसमें ये ज़रूरी बात है कि जो PA है जो मतलब कि वो है वो कम है जो थ्योरेटिकल वैल्यू मीन्स। अब आप समझिए बात को कि ये है, ये वाला टर्म है, ये तो थ्योरेटिकल है। अभी हम लोगों ने राउट्स लॉ में पढ़ा, राउट्स लॉ में अभी भी हम लोगों ने पढ़ा कि देखिए ये देखिए कि ये जो PA है ये है ना, है ना। तो अभी हम लोगों ने राउट्स लॉ में पढ़ा कि ये जो XA मल्टीप्लाई PA, XA मतलब कि मोल फ्रैक्शन और P0A का मतलब है उसका प्योर वेपर प्रेशर। तो XA का मतलब है मोल फ्रैक्शन और P0A का मतलब है मोल फ्रैक्शन। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और वैल्यू जो है वो ज़्यादा आ रही है आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से, जो PA है जो आपका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, तो आप कह सकते हैं कि ये जो सोल्यूशन है वो रियल सोल्यूशन है, वो राउट्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। ओके, और आप ग्राफ भी देख सकते हैं कि जो अब देखिए जो रियल सॉल्यूशंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है नेगेटिव और दूसरा होता है पॉजिटिव। ठीक है, एक होता है नेगेटिव और दूसरा होता है पॉजिटिव। अब आप नेगेटिव की डेफिनेशन सुनिए कि क्या है। व्हेन द एडहेसिव फोर्सेस बिटवीन A एंड B आर ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन A एंड B एंड B। सो एडिटिव फोर्सेस क्या होती हैं दोस्तों, ये टर्म बहुत ज़रूरी है, आपको लिखना होगा एडिटिव फोर्सेस। ओके, तो एडिटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो सेम पार्टिकल्स के नहीं होती, अलग अलग पार्टिकल्स के बीच में होती। जैसे कि ये पार्टिकल है A, दूसरा पार्टिकल है B। अब इन दोनों के बीच में कोई फोर्स है जो इन दोनों को बांध के रखी है, तो इसे कहते हैं एडिटिव फोर्स। मतलब कि ये अलग अलग पार्टिकल्स, A अलग पार्टिकल है, B अलग पार्टिकल है। लेकिन कोहेसिव फोर्स क्या होती है, जैसे कि ये रहा A और यही पार्टिकल रहा A। अब सेम पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेस होती हैं उन्हें कहते हैं कोहेसिव। ध्यान रखिए दोस्तों, जो अलग पार्टिकल्स में जो फोर्सेस होती हैं उन्हें कहते हैं एडहेसिव फोर्स, जो सेम पार्टिकल्स के बीच में होती है उन्हें कहते हैं कोहेसिव फोर्सेस। ओके, सो वही लिखा है व्हेन एडहेसिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ A एंड B, एडहेसिव फोर्सेस जब ज़्यादा हो, मतलब कि एडहेसिव मतलब कि क्या लिखा है सिंपल कि एडहेसिव फोर्सेस जब ज़्यादा हो, व्हेन एडहेसिव फोर्सेस बिटवीन A एंड B आर ग्रेटर देन द कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन A एंड B एंड B। तो जब एडिटिव फोर्सेस ज़्यादा होती हैं और कोहेसिव फोर्सेस कम होती हैं तब द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज लेस देन एक्सपेक्टेड। तो जो वेपर प्रेशर होता है वो लेस देन एक्सपेक्टेड मीन्स अगर रॉड्स लगाए तो वो कुछ और वैल्यू दे रहा है और जो निकाला मैनोमीटर से वो कुछ अलग वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो वेपर प्रेशर हमारा कम आता है जो एक्सपेक्टेड है, जो एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर है उससे कम आता है। इसी को कहते हैं दिस इज कॉल्ड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसी को कहते हैं दोस्तों नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। दोस्तों आप समझ गए होंगे कि नेगेटिव डेविएशन कब होता है, जब एडहेसिव फोर्सेस ज़्यादा होती हैं और कोहेसिव फोर्सेस कम होती है। इसी का ठीक, तो ये इसका ग्राफ है और इसी का ठीक उल्टा होता है पॉजिटिव डेविएशन, जो यहाँ का उसका ग्राफ ये बना है। तो पॉजिटिव डेविएशन ये होता है पॉजिटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन कब होता है दोस्तों, मैंने बताया था अभी इसका ठीक उल्टा, जब दोस्तों आपकी कोहेसिव फोर्सेस, जब आपकी कोहेसिव फोर्सेस पढ़ते हैं क्या, व्हेन द कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन द केमिकल मॉलिक्यूल्स आर ग्रेटर देन, जब आपकी कोहेसिव फोर्सेस ज़्यादा हो जाए, कोहेसिव फोर्सेस ग्रेटर हो जाए एडहेसिव फोर्सेस से, तब आपका होगा पॉजिटिव डेविएशन। ओके, यही लिखा है इसमें when the cohesive forces between the similar molecules are greater than the adhesive forces, difference in polarity or internal pressure will cause the components to escape more easily from the solution। और इसकी वजह से जो solution वो जल्दी और वेपराइज होंगे और expand करेंगे। the vapor pressure will be higher, the vapor pressure will be higher। अभी क्या हो रहा था दोस्तों, अभी देखिए क्या पिछले क्या हो रहा था, वेपर प्रेशर कम हो रहा था। यहाँ पे देखिए दोस्तों ध्यान से, द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज लेस देन एक्सपेक्टेड, ये लेस हो रहा था। वेपर प्रेशर क्या हो रहा था दोस्तों, यहाँ पे
टर्म याद रखिए लेस हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो वेपर प्रेशर है वो ग्रेटर हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं द वेपर प्रेशर विल बी हाइयर। यहाँ पे हाई हो रहा है, वहाँ पे लेस था, यहाँ पे हाई हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन। ओके, इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन। ये लाइन आपको शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। तो दोस्तों ये था रियल सोल्यूशन के दो पार्ट्स। क्या है कि क्या होता है नेगेटिव, ये रहा आपका नेगेटिव डेविएशन, और दूसरा आपका रहा पॉजिटिव डेविएशन जो कि ये है पॉजिटिव डेविएशन। ओके, सो आपको जान गया हो कि आप एडेसिव फोर्सेस और कोहेसिव फोर्सेस क्या होती है। एक बार और बोल देता हूँ, जब दोस्तों एडेसिव फोर्सेस ज़्यादा होती हैं, जब मान लीजिए कि जब एडेसिव फोर्स ज़्यादा हो कोहेसिव फोर्स से, तब आपका होगा नेगेटिव डेविएशन। और जब लिखा हुआ है जब कोहेसिव फोर्सेस ज़्यादा हो, जब कोहेसिव फोर्सेस ज़्यादा हो एडेसिव फोर्स से, तब आपका होगा पॉजिटिव डेविएशन। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, और ये था आपका रॉल्स लॉ का सिंपल एक्सप्लेनेशन, और ये था उसका फॉर्मूला। ओके गाइस, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइस।